ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3 बेटे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू कर रहे हैं। आपको पता ही है, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर 2 लेक्चर्स। मैंने पहला तो इंट्रो लेक्चर डिलीवर किया और लेक्चर नंबर 2A, फिर 2B, और आज मैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं इन रिगार्ड टू लर्निंग आउटकम नंबर B, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बड़ा प्यारा सा अच्छा सा लेक्चर है। आपको ऐसा लगेगा शायद आपने पहले किया, लेकिन किया नहीं है। आप पहले तो कमर सीधी करके लिखें जी ग्रेट मॉर्निंग, लिखें ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। CFA USA लेवल 1 बेटे पास कराऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाएंगे, करके दिखाएंगे यार। लेक्चर नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। और बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, जरा सा भी झुकेंगे नहीं यार, है ना। अच्छी तरह से सीधे होकर बैठेंगे ना, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जब सीधी होगी ना, तो आप बच्चे बन जाओ ना, जैसे स्कूल में थे यार। CFA यूएसए कर रहे हो, उसका मतलब बहुत बड़े बन गए आप। आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे एज अ स्कूल स्टूडेंट करता है। होमवर्क करना है, कॉपीज बनानी है 10 सब्जेक्ट्स की अलग अलग, नोट्स बनाने हैं, हाइलाइटर्स यूज करने हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे मैं हाइलाइटर्स यूज करता हूँ। फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर करने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं। तभी तो आपको लॉजिकली, आपको स्कूल के स्टूडेंट जैसे बनना है। अपने आप को बड़ा मत मानो यार, बड़ा किस बात का है, कुछ बड़ा नहीं मानना है। आज देखिए ना, हम यहां से आज लर्निंग आउटकम नंबर C डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लर्निंग आउटकम नंबर A, हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। That is what I want to say in regard to portfolio approach. What I mean by diversification ratio. What is individual approach? And now I want to learning outcome number C. अभी B नहीं करा रहा। B is portfolio management process. वो पहले आप C कर लें, फिर ज्यादा समझ आएगा। मैंने कहा ना, मैं A to Z सब कुछ कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना यार। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको फॉलो करना। आप लर्निंग आउटकम नंबर C लिखिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये आ जाइए पूरी मेरी अपनी। कहां पर बेटे, ये लो ना बेटे, ये लो 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 बेटा। ये आज हम लर्निंग आउटकम नंबर C डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स। सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। मैं यहाँ पे बिहेवियर की बात नहीं कर रहा। बिहेवियर में मैंने बताया था रिस्क लवर, रिस्क एलर्जिक, रिस्क अवर्जन, विद इन रिस्क अवर्जन, लो रिस्क रिस्क अवर्जन, हाई रिस्क अवर्जन। बेटा वो तो नेचर था, बिहेवियर था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो में हु विल बी द इन्वेस्टर्स, आपके क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं, बिकॉज यू आर अ CFA चार्टर होल्डर and you are working as a portfolio manager. So who can be your different types of clients and what are their different types of needs? If you are aware of their needs, so you will be able to serve them better. जब आपको पता होगा कि यार इसकी भूख ये, एक माँ को अपने बच्चे के बारे में पता होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा नहीं लगता। तो वो फैमिली में मदर जो है इज जस्ट लाइक अ गॉड, बिकॉज गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, so he created a mother in every house and now that mother knows कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं बेटा। अब जॉइंट फैमिली में क्या, बड़े पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं, ये भी हैं, बड़ी मम्मी भी है, छोटी मम्मी भी है, सब है, सभी हैं, और सभी की अलग अलग नीड्स होती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो इसी तरह से एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड कैन बी इन्वेस्टर, एंडोमेंट फंड्स कैन बी इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट कैन बी इन्वेस्टर, भूपेश आनंद कैन बी इन्वेस्टर, बैंक्स कैन बी इन्वेस्टर, इंश्योरेंस कंपनी कैन बी इन्वेस्टर, सोवरेन फंड्स कैन बी इन्वेस्टर। तो सभी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी की नीड्स अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन अलग अलग है, उनकी इनकम नीड्स अलग अलग हैं। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं लर्निंग आउटकम नंबर C, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की बातें करूंगा, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड हाउ यू हैव टू फुलफिल दैट। बड़ा प्यारा सा लेक्चर है जी, मजा आ जाएगा आपको जब आप करेंगे। मैं सीधा अपने उसी यूनिट में आ रहा हूं। कहां पर बेटे, इसके कंसेप्ट देख लीजिए। मैंने कंसेप्ट नंबर 2 में इसको आपको बताया भी है। कंसेप्ट नंबर 2 है आई थिंक, है ना। कंसेप्ट नंबर 2 देखें तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। बेटा मैंने 6-7 कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। तो कंसेप्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। कंसेप्ट नंबर 2, आप अपने रजिस्टर को ओपन कर लीजिए, मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। आज का जो मैं बता रहा हूं दैट इज हाईली टेस्टेबल
And within that, institutional investors are highly testable because firstly, I will be bifurcating the investors into two categories: individual investors and other than individual investors. When I say other than individual investors, it means they are institutional investors. When I say institutional investor, I will say endowment funds, I will say banks, I will say insurance companies, I will say mutual funds, and they are highly testable. आपके एग्जामिनेशन में वही जान के बार बार पूछते हैं, तो आप लिखिए कंसेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. सब लिखेंगे बेटा, सभी लिखेंगे. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स में मैं भूपेश आनंद सीधा कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं आता जा रहा हूं बेटे कंसेप्ट नंबर 2 में. आइए जी, आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी. बेटे आपके स्क्वायर में, आपके करिकुलम में जो भी कुछ दिया अभी पढ़ना ही नहीं है. पहले भूपेश आनंद की बातों को समझना है, उसकी कहानी को सुनना है. एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की थी दीवानी सी. फिर क्या हुआ बताऊंगा. कंसेप्ट नंबर 2 लिखो पहले. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द रियल इंटेंशन बिहाइंड दिस इज, मेरी यहां पर ये इंटेंशन है कि मैं चाहता हूं कि जब आप उन इन्वेस्टर्स को देखें तो आपके मन में, जब आपको उनके इन्वेस्टर्स की बातें पता होंगी तो आपके मन में उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं. जब आपको ये पता होगा तो इजीली यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर पोर्टफोलियो माय डियर फ्रेंड्स. तो आप लिख रहे हैं समय कमर सीधी करके, इंडिविजुअल्स कैन बी इन्वेस्टर्स, endowment institutions, universities can be investors. Delhi University can be an investor. New York University can be an investor. Australian University can be an investor. All different universities can be investors. That is endowment institutions. Foundation institutions, फाउंडेशन बना दिया, कैंसर फाउंडेशन बना दिया, ब्लड फाउंडेशन बना दिया, है ना. मान लेते हैं बैंक दिस यूएस व्हाइट हाउस ने $100 मिलियन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को दान में दे दिए, डोनेट कर दिए. तो दैट इज एंडोमेंट फंड. हम देखेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंडोमेंट फंड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन फंड. इंश्योरेंस कंपनीज, वी विल सी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, कैजुअल कंपनीज एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. लाइफ की क्या रिक्वायरमेंट है, कैजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है. कैजुअल हम इंडिया में जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. इन्वेस्टिंग कंपनीज मतलब म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज. हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. म्यूचुअल फंड कैन बी इन्वेस्टर. सवर्न वेल्थ फंड्स, हम यहाँ पे मिडिल ईस्ट में चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट में आबू धाबी जाएंगे, सवर्न में फंड्स की बात करेंगे. बैंक्स की बातें करेंगे बेटे, बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई. हम बैंक्स का प्रोसेस देखेंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है. दे आर गेटिंग डिपॉजिट्स एंड दे आर गिविंग दे आर गिविंग द लोन्स. सो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ दैट. उस पूरी चीज को कैलकुलेट करेंगे और तब हमें ज्यादा अच्छा पता चलेगा. मैं भूपेश आनंद, मैं चाहता हूं कि आप इसको आराम से बेटे, बड़ी मेहनत की है मैंने. बैंक्स के बाद डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी लिखे. आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू डिफाइंड बेनिफिट प्लान, आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट इन सबको याद करने के लिए मैंने 8 है बेटे. इंडिविजुअल्स, एंडोमेंट इंस्टीट्यूशंस, फाउंडेशन इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टिंग कंपनीज, सवर्न वेल्थ फंड्स, बैंक्स, डिफाइंड. इनको याद करने के लिए मैंने लिखा IEFTTSBD. आई मतलब इसका पहला, EFISBD. आराम से बेटे, बड़ी मेहनत की है, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है, ब्लैक स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, गाने देख रहा हूँ, किससे आपको मोटिवेशन मिले, एग्जांपल्स बता रहा हूँ, अपने CFA USA की जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं से तो मोटिवेट होंगे. मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी CFA USA की बेटे. मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम IFRS लंदन. इतना कुछ तो मैंने और भी किया हुआ है ना. बट स्टिल कहते हैं ना, जब पागलपन हो, पैशन हो, तो आप कुछ भी पा सकते हैं. तो आइए दोस्तों, इस दुनिया में चलें. अस्मो मां सदगमय. अस्मो मां सदगमय का मतलब है, हे भगवान मुझे सच्चाई की तरफ लेकर चल. तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे रोशनी की तरफ लेकर चल, जहां पर नॉलेज ही नॉलेज है. तो CFA USA एग्जामिनेशन के लिए हम इस समय लेवल 1 के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट 2 के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू रीडिंग के लिए, लेक्चर नंबर 3 के लिए, लर्निंग आउटकम नंबर C के लिए, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स 8 कर रहे हैं. हम 8 इन्वेस्टर्स लिख भी चुके हैं.
जबकि हमारे पेपर सब्जेक्टिव टाइप आएंगे, स्टिल आप लिख रहे हैं। बेटे मैं कह रहा हूं ना, आप स्कूल के बच्चे जैसे बन जाओ, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो आप लिखिए जी इंडिविजुअल्स endowment fund. Rather I can say, I can prepare a category of these 7, एक separate बना सकता हूं, इसकी category separate बना सकता हूं। I can broadly divide the investors into two parts. One can be individual investors and second can be institutional investors, because endowment fund is an institution, banks is an institution, insurance is an institution, mutual fund is an institution. So I can divide my investors. I am not talking of behavior तुम कर चुके, रिस्क लेवल रिस्क वो नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि आप यहां पर इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक इंडिविजुअल और दूसरा इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आ जाएंगे? एंडोमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, फाउंडेशन इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, सवर्न वेल्थ फंड आ जाएंगे, बैंक्स आ जाएंगे, डिफाइंड बेनिफिट प्लान आ जाएंगे, या ऐसा समझ लीजिए इंडिविजुअल्स एंड अदर देन इंडिविजुअल्स, मैंने उनका नाम इंस्टीट्यूशंस डाल दिया। अब आने वाले 5-6 मिनट में हमें क्या करना है, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि भाई अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है ना, अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, तो आपने पॉइंट नंबर 1 8 इन्वेस्टर्स को लिख लिए। थोड़ा सा और लिखना है, हल्का सा चांस की बात है कि मैं चाह रहा हूं कि आपको वो क्लासरूम फील आए। आप थोड़ा सा लिखिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। Types of investors. I have divided investors into two categories. As I have just told you. One is individual investors. एक तो मैंने कह दिया individual investors. Second can be institutional investors. आप सभी बच्चे ऐसे ही लिख रहे हैं, बिल्कुल मोबाइल फोन नहीं देख रहे, कमर सीधी करके पढ़ रहे हैं। थप्पड़ मारूंगा अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं भूपेश आनंद पॉइंट नंबर 1 8 इन्वेस्टर्स के बाद लिख रहा हूं, ब्रॉडली आई कैन डिवाइड इन्वेस्टर्स इनटू टू कैटेगरीज। वन कैन बी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड सेकंड कैन बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बेटा मैंने इंडिविजुअल में बड़े अच्छे अच्छे नाम लिखे हैं। वॉरेन बुफे इज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, भूपेश आनंद इज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बंटी इज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बबली इज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर ऑल्सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो आप नाम भी लिखिए, वॉरेन बुफे, भूपेश आनंद लिखिए। अब आप ये बताइए, वॉरेन बुफे की और भूपेश आनंद की रिस्क और रिटर्न के फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। It means every individual has its own distinct features of risk and return. हर इंडिविजुअल के रिस्क के और रिटर्न के उनके अपने अलग अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स हो सकते हैं। इट मीन्स आपको जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि यही होगा, यही एप्लीकेबल होगा। हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बोल सकते बेटे, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? बट आई कैन हैव अ जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर एंडोमेंट फंड, आई कैन हैव अ जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर बैंक्स, बिकॉज आई नो देयर मॉडल। I know the model of insurance companies, I know the model of mutual funds, I know it open-ended funds, closed-ended funds. बट मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एक जनरल स्टेटमेंट नहीं कर सकता कि इन सबकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ये होगी, इनका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन ये होगा, इनका इनकम नीड्स ये होगा। आई कैन नॉट से लाइक दैट। But here, I am here only for the testable area. More important है that I should know as a portfolio manager, as a charter holder, that what are the risk and return features, what are the general statements, what are the liquidity needs, what are the investment time horizon for institutional investors. तो आपको तभी समझ आएगा जब आप ये थोड़ा सा और लिखेंगे। आइए मैं अभी चाहता हूं कि आप अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक तरफ लिख दिया आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एक तरफ लिख दिया आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले इंडिविजुअल लिखना है। इंडिविजुअल में आप लिख चुके हैं, वॉरेन बुफे लिख चुके हैं, मेरा नाम लिख चुके हैं, बंटी लिख चुके हैं, बबली लिख चुके हैं। इंडिविजुअल में लिखिए, ऑल इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स। बेटे बड़ी मेहनत से लिखा है, आप प्लीज बनाओ कमर सीधी करके, 5 मिनट की क्लास है यार। all investors have different risk and return features. सभी इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी कहानी है। मेरी कहानी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबके अपने अपने हैं, है ना। सभी इन्वेस्टर्स, सभी इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने सपने हैं, अपनी अपनी बातें हैं। इट मींस दे हैव different risk and return features. So I can, one can be risk level,
I can be risk reverse, Warren Buffett can be risk lover, Bunty can be risk allergic. It means we have different features. So no issues for that. So it means we cannot generalize. हम आपके लिए generalize नहीं कर सकते. मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सबकी इनकम नीड्स ये हैं, सबका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन सेम होगा, ऐसा नहीं. सबका अलग अलग होगा. एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है तो यार सभी अलग अलग खाते हैं. कोई मसाला डोसा खाता है, कोई पाव भाजी खाता है, कोई ये खाता है, कोई नूडल खाता है, कोई मोमोज खाता है, कोई कुछ भी नहीं खाता. इट मीन्स वी हैव डिफरेंट लाइकिंग्स. इंडिविजुअल्स में भी यही है. तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कह सकते लिक्विडिटी नीड्स के लिए, इनकम नीड्स के लिए, बट आई कैन हैव अ जनरल स्टेटमेंट फॉर एंडोमेंट फंड. सो हियर इट इज, इसीलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हाईली टेस्टेबल, देखिए मैंने लिखा हुआ हाईली टेस्टेबल एंडोमेंट फंड्स आप लिख चुके हैं, बैंक्स आप लिख चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आप लिख चुके हैं. इट मींस आपने ऑलरेडी 8 लिखे हैं, तो 7 तो इंस्टीट्यूशनल ही है, और उनका लाइफ स्पैन ऑफ इन्वेस्टर, उनकी लिक्विडिटी नीड्स, उनका इनकम नीड्स, वी कैन हैव अ जनरलाइज स्टेटमेंट. हम उनके लिए एक स्टेटमेंट कर सकते हैं कि भाई इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए. आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर सकते हैं इन लोगों के लिए, बट आई कैनॉट हैव अ जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर इंडिविजुअल्स. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. जो मैं आपको कहना चाहता हूं आप बात समझ चुके हैं. अभी हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, और मैं भूपेश आनंद आज आपको स्पेशलाइज्ड, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू फॉर कि ऑल हैव डिफरेंट फीचर्स. तो एंडोमेंट फंड्स का क्या फीचर होता है. मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था बातों बातों में कि भाई व्हाइट हाउस ने, यूएसए के व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को $100 मिलियन का डोनेशन दे दिया टू रन दैट शो. नाउ दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज $100 मिलियन. वो $100 मिलियन इंटैक्ट रहने वाला है. उसको वो इन्वेस्ट करेंगे. उस इन्वेस्टमेंट में से जो अर्निंग करेंगे उससे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टीचर्स की या बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट वो मीट करेंगे. इट मींस $100 million will remain same. That is corpus that will be invested, and the income earned on that corpus, that will be flow back and that will be used for operational needs. लिखना है बेटे. मैं फिर रिपीट करता हूँ, स्क्वेजर करिकुलम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखा. मैं फुल एनर्जेटिक लेक्चर्स बना रहा हूँ. आप किसी भी और टीचर के देख लीजिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं जितनी एनर्जी आपको मेरे लेक्चर्स में आ रही, क्योंकि मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं यार. कोई खड़े होकर पढ़ाता ही नहीं है. मैं रिकॉर्डेड स्पेशली आपके लिए कर रहा हूं, कस्टमाइज रिकॉर्डिंग रूम में कर रहा हूं आपके लिए. लिखिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज डन. लिख लीजिए, फीचर लिखिए बेटा. दीज आर द फीचर्स. लेट इट बी 50 बिलियन इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. अमाउंट इन्वेस्टेड इज 10%. 50 बिलियन का 10% कितना आ गया? $5 बिलियन. इसका मतलब हर महीने, हर ईयर में, एवरी ईयर that university will be getting $5 billion as income on that 50 billion, and now they can use these $5 billion for their day-to-day needs. लाइफ टर्म ऑफ म्यूचुअल फंड इज परपीचुअल. अब आपको ये पता होगा अगर कि लाइफ टाइम ऑफ एनी एंडोमेंट फंड इज परपीचुअल. मरती नहीं है, परपीचुअल है, जिंदगी तक चलती रहेगी बेटे. नो लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ, परपीचुअल. जैसे इक्विटी शेयर्स की लाइफ भी परपीचुअल होती है अगर लिक्विडेशन ना करें. So income fund is a function of spending levels. Income needs is a function of spending levels. Now if I am aware, अब जब मुझे पता होगा कि पाव भाजी में 2 पाव मिलेंगे, भाजी मिलेगी, लेमन मिलेगा, चटनी मिलेगी, ऑनियन मिलेगा, ये मिलेगा, सैलेड मिलेगा, बटर मिलेगा, तो I will be more absorbing that पाव भाजी. As a portfolio manager, you should be aware that what are the features of endowment funds. Because then only you can say कि भाई इसकी लिक्विडिटी नीड इतनी है, इसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इतना है, इसका ये इतना है ना. तो आइए फाउंडेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी 1-2 लाइनें लिख लीजिए बेटे. कैंसर फाउंडेशन आजकल आपको पता ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर ईरान वर्सेस इजराइल वॉर, आफ्टर दुबई फ्लड, इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में. कोविड सिनेरियो 10 साल पहले जो हुआ था आपको याद है. तो बेटे फाउंडेशंस बनती है, जैसे कैंसर फाउंडेशन है, जैसे टीबी फाउंडेशन है ना. तो फाउंडेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प
दे आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, लिखना है। जब आपको ये पता होगा ना कि फाउंडेशन चैरिटेबल होती हैं, फाउंडेशंस मेडिकल हेल्प के लिए होती हैं, तो आप उनकी इनकम नीड्स को, उनकी लिक्विडिटी नीड्स को, उनके इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन को अच्छी तरह से समझ पाओगे, जो मैं अभी बताने वाला हूं। अभी हम मीनिंग देख रहे हैं, ठीक है जी। सोवरेन वेल्थ फंड्स रिलेट्स टू गवर्नमेंट। बेटे आपको पता है कि आबू धाबी, दुबई गवर्नमेंट, दे हैव देयर ओन वेल्थ फंड्स। तो सोवरेन वेल्थ फंड्स की लिक्विडिटी नीड्स आपको पता चलेंगी कि कोई भी गवर्नमेंट जनरली अपने, सोवरेन का मतलब ये राजा, राजा जो रूल कर रहा है वो अपने फंड्स लेकर आ रहा है, उसकी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी देखेंगे। कुवैत सोवरेन वेल्थ फंड्स, आबू धाबी फंड्स। अब मैंने यहाँ बैंक्स नहीं लिखा, वैसे बैंक्स आपको पता था इसलिए नहीं लिखा। मैंने कहा जी बैंक्स कौन होते हैं? बेटे बैंक्स का मेन वर्क क्या होता है? डिपॉजिट्स को लेना और आगे लोन दे देना। इसका मतलब उनकी लिक्विडिटी नीड्स होती है, क्योंकि कभी भी कोई डिपॉजिटर में पैसे विड्रॉ करने आ सकता है। इट मीन्स उनका टाइम होरिजन भी छोटा होता होगा एज कम्पेयर टू सोवरेन फंड्स, एज कम्पेयर टू एंडोमेंट फंड्स, एज कम्पेयर टू फाउंडेशंस। आपको अब यहाँ इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। मैंने क्या किया, उसका बड़ा प्यारा सा एक टेबल प्रिपेयर कर दिया, और आपको वो टेबल बड़ा ही अच्छा लगेगा। बेटे आज अगर आपने ये टेबल नहीं बनाया तो समझ लीजिए आज का लेक्चर आपके लिए बेकार रहा। अभी तक नहीं अटेंड किया ध्यान से, कोई बात नहीं, अभी आने वाले 2-3 मिनट अगर आपने ध्यान से अटेंड नहीं किया और इस टेबल को नहीं बनाया, या ऐसा सोचा कि आई विल प्रिपेयर इट आफ्टर दैट, बेटे गाड़ी निकल जाएगी, दिल्ली बहुत दूर है, सीएफए यूएसए फिर आराम से 2-3 अटेम्प्ट के बाद होगा। लिखें, लिखें जी। बिल्कुल पहले तो अपने पेज को इस तरह से डिवाइड करें। मैं 4 बेंचमार्क्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला बेंचमार्क रहेगा रिस्क टॉलरेंस का, दूसरा बेंचमार्क रहेगा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन का, तीसरा बेंचमार्क रहेगा लिक्विडिटी नीड्स का, फोर्थ बेंचमार्क रहेगा इनकम नीड्स का। सभी ने लिखना है, और वो वहां पर 8 इन्वेस्टर्स लिखने हैं, 8 इन्वेस्टर्स। बेटे 8 इन्वेस्टर्स जो मैंने बताए, आराम से जगह बनाइए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंडोमेंट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इंश्योरेंस कंपनीज, आराम से सब बनाएंगे, हम तभी आगे चलेंगे। बेटे एंडोमेंट कर लें या फाउंडेशंस कर लें, दोनों का एक ही है, इसलिए मैंने एक ही बनाया है। आराम से इंडिविजुअल्स में डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। वॉरेन बफे का अलग हो सकता है, भूपेश आनंद का अलग हो सकता है, बंटी का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो इट मींस वी कैन नॉट हैव अ जनरल स्टेटमेंट फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन रिगार्ड टू रिस्क टॉलरेंस, इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट ऑरिजिन, इन रिगार्ड टू लिक्विडिटी नीड्स, इन रिगार्ड टू इनकम नीड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, बट टेस्टेबल एरियाज नाउ, अब शुरू हो रहा है कहानी, अब शुरू हो रही है किस्मत की। एंडोमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिस्क टॉलरेंस हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉर्पस होता है वो तो वहीं पे वो इन्वेस्ट करेंगे, उसको थोड़ी कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इनकम आ रही है उसको यूज करेंगे, तो कॉर्पस सेम रहता है। इसका मतलब वो रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, और लंबे समय के लिए होता है। बेटे ऐसा नहीं कि 1-2 साल परपेचुअल, ये देखिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होती है। लिक्विडिटी नीड्स भी लो होती है, क्योंकि उनको पता है जो उसमें से इनकम आएगी उसी से काम चलाना है। So because it means that expense is a function of that. एंड स्पेंडिंग लेवल, इनकम नीड्स स्पेंडिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करती है कि उनका खर्चा कितना, उतनी उनकी इनकम चाहिए। तो आप सब लिखें बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने करिकुलम स्क्वायर का जूस निकाल कर आपके सामने एक टेबल प्रिपेयर कर दिया। बेटे टेबल बनाए। अब आ जाइए बैंक्स। मैंने कहा बैंक्स का आपको मॉडल पता होना चाहिए। बिजनेस मॉडल क्या है? दे टेक डिपॉजिट एंड दे गिव लोन्स। सो रिस्क टॉलरेंस इज वेरी लो, क्योंकि कभी भी कोई भी डिपॉजिटर उनसे लेने आ सकता है। अब आप ये बताइए, अगर एक भी लोन लेंडर जिनको उन्होंने पैसे दिए, बैंक्स ने जिसको लेंड किया है, वो नहीं आए तो बैंक का दिवालिया निकल जाता है। यस बैंक, कैनरा बैंक, किंगफिशर एयरलाइन, नीरव मोदी। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट हॉरिजन शॉर्ट ही रहती है यार, ज्यादा लंबी नहीं रहती, क्योंकि इनको फटाफट पैसे, इनका मॉडल ही दूसरा है। अच्छा, लिक्विडिटी नीड्स भी हाई रहती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। इनकम नीड्स क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। अगर आपको इनके मॉडल्स पता है तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे, रटोगे नहीं, समझ आ जाएगा आपको। बस 4 बेंचमार्क समझने हैं। रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑरिजिन, लिक्विडिटी नीड्स, इनकम नीड्स। म्यूचुअल फंड्स में आ जाइए, डिपेंड्स हाई और डिपेंड्स। म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं बेटे, अभी म्यूचुअल फंड में डिस्कस करेंगे। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। डिफाइंड बेनिफिट में भी अभी लिख लें, जब मैं डिफाइंड बेनिफिट बताऊंगा तो शायद आप फिर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी मैं जाऊंगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा डिफाइंड बेनिफिट प्लान बनाने में। आई हैव ऑलरेडी प्लान अ स्पेशल लेक्चर फॉर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो अभी लिख लें हाई, लॉन्ग, लो, डिपेंड्स। इंश्योरेंस कंपनीज में आ जाए बेटे। इंश्योरेंस कंपनीज। अब मैं आपको बता रहा हूँ जी, इंश्योरेंस 2 तरह की होती है। एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है कैजुअल इंश्योरेंस। अमेरिका में जनरल इंश्योरेंस को बोलते हैं कैजुअल इंश्योरेंस।
लाइफ इंश्योरेंस की नीड्स अलग हो सकती हैं, कैजुअल की अलग हो सकती है। तो मैंने लिखी है इनकम रिस्क टॉलरेंस लो होती है, बिकॉज उनको वो पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं यार जिन्होंने इंश्योर करा है। एक होता है इंश्योर और दूसरा होता है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मैक्स ड्यूजॉक इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर क्या होता है? जो मर मरा के, जैसे कोविड में मरे, जैसे अब रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में कितने मर गए, इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में कितने मर गए। तो बेटे अगर उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई होंगी तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दे हैव टू पे देम द क्लेम टू देयर फैमिली मेंबर्स। इट मींस देयर रिस्क टॉलरेंस इज वेरी लो। लाइफ लॉन्ग, life long lifelong, it means for life insurance companies there is a investment time horizon is long, जनरली लॉन्ग था जी कोविड से पहले, तो अभी भी ठीक है। लेकिन कैजुअलिटी में तो क्या आप हर साल मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, शॉर्ट है, ठीक है। आगे आगे इसमें क्या था? लिक्विडिटी नीड्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज हाई है, क्योंकि कभी भी किसी भी कैजुअलिटी हो सकती है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। एंड इनकम नीड्स लो है। आराम से देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, रटना कुछ भी नहीं है, लॉजिकली प्रैक्टिकली रिलेट करना है और फिर आगे चलना है, तब मजा आएगा कहानी का। स्क्वायर अभी नहीं पढ़ना, करिकुलम अभी नहीं पढ़ना। मैंने अभी इसी लेक्चर को, लेक्चर नंबर 4 में और भी अलग ढंग से बताने की कोशिश की है। कोई है जो एक ही लर्निंग आउटकम को दो बार अलग अलग तरह से बताए? कैसी बातें करते हो यार आप। आओ आओ एक गाना देख लो। क्या है गाना? देखो, ऑस्ट्रेलिया हॉकी। अब तो हाथ चल पड़ी आपकी भी। करके दिखाना यार, आपकी भी चल पड़ेगी, आप भी जाओगे ऑस्ट्रेलिया। क्यों नहीं जाओगे? आपको भी सब कुछ मिलेगा। अभी ध्यान से ईमानदारी से पहले अटेम्प्ट में ही सीएफए यूएसए एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। फिरंगियों की तो ऐसी की तैसी, इनको बार बार डॉलर पे नहीं करने यार। अच्छा, वो तभी हो सकता है जब आप एज अ स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट बन के होमवर्क भी करो, है ना। अब मेरा वीडियो देखा, नोट्स बनाए, क्वेश्चन करने शुरू करो। पहले स्क्वायर के क्वेश्चन करो, थोड़ी हिम्मत आएगी। फिर करिकुलम के डायरेक्टली क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कैंडिडेट सोर्सेज के करो। फिर मॉक टेस्ट करो। और बेटा 90% फ्रीली अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप्स में हर चीज़ अवेलेबल है, आपको पता है। नहीं तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि आपकी इंटेंशन है, क्या आपकी नीयत है पहली बार पास होने की? बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।